चलिए देखिएगा, तो भारतीय इतिहास में जो है गुप्त काल की व्यवस्था को हम देख रहे थे, और गुप्त काल के अंतर्गत जो है हमने देखा कि किस तरीके से इनका इतिहास क्या रहा है, यानी पृष्ठभूमि के बारे में बात किया मैंने, और साथ ही साथ जो है गुप्त शासकों के बारे में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से गुप्त शासक जो है ये महत्वपूर्ण तौर पर आपको ध्यान रखना है। श्रीगुप्त का नाम मत भूलिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम का नाम मत भूलिएगा, ठीक है, समुद्रगुप्त का नाम, और उसके बाद जो है आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम, और उसके बाद याद रखना है कुमारगुप्त का नाम, ठीक है, और लास्ट में स्कंदगुप्त का नाम याद रखिएगा, और विष्णुगुप्त का नाम याद रखिएगा सामान्य तौर पर, ठीक है। सभी के बारे में मैंने दो दो तीन तीन बातें महत्वपूर्ण बताई हैं, और साथ ही साथ सभी के संबंध में जो घटनाएं हैं उनके बारे में बताया मैंने आपको, ठीक है। इवन मैंने जो है आपको स्कंदगुप्त के समय जो है हुड़ों का आक्रमण हुआ था, ये भी मैंने आपको बताया है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो परवर्ती शासक है उनके बाद जो है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है उसमें विष्णुगुप्त का नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा मैं कुछ प्रशासनिक व्यवस्था के पास चलूँ, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हुड़ों के आक्रमण के बारे में, ठीक है। तो यहीं से टॉपिक स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, हुड़ों का आक्रमण, ठीक है। और देन फिर मैं गुप्त शासक के समय जो है उनके पूरी प्रणाली के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो देखिएगा हुड़ों का आक्रमण कैसे हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय जो है सबसे पहली बार हुड़ों का आक्रमण हुआ था। यानी आपसे पूछा जाएगा कि हुड़ों का आक्रमण कब हुआ था, तो हुड़ क्या थे, हुड़ जिस शब्द से बना है याद रखिएगा, तो मुख्य तौर पर याद रखिएगा हुड़ जो थे ये एक बर्बर जनजाति के, ठीक है, मध्य एशिया, ठीक है, जो सेंट्रल एशिया है याद रखिएगा उस क्षेत्र में रहने वाले एक जनजाति थी जिसका नाम था हुड़, ठीक है। तो याद रखिएगा इनके संबंध में आपको याद रखना है निवास कहाँ है इनका, मध्य एशिया, ठीक है। और किस प्रकार की जनजाति है ये, बर्बर जनजाति। बर्बर जनजाति किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा बर्बर जनजाति वे जनजाति होते हैं जो विशेष तौर पर जो है भोजन पर आश्रित होते हैं। विशेष तौर पर इनकी संस्कृति अलग स्थापित होती है, लेकिन मुख्य तौर पर इनका जो जीवन रहन सहन जो होता है याद रखिएगा इसमें इमोशंस की कमी होती है, ठीक है। जैसे जानवर जिस तरीके से रहते हैं, जानवर में सबसे ज़्यादा फोकस्ड क्या होता है, जानवरों में सबसे ज़्यादा फोकस्ड क्या होता है, खाना, ठीक है। तो मुख्य तौर पर फोकस्ड होता है खाना। तो याद रखिएगा उसी के लिए जो है हुड़ जो जनजाति है या हुड़ जो है इनका आक्रमण हुआ था भारत के क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि ये जो हुड़ है एक प्रकार के मध्य एशिया में रहने वाले क्या थे, बर्बर जनजाति थी, ठीक है। बर्बर जनजाति के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि ये जो है धीरे धीरे जो है खाने की खोज में या भोजन की तलाश में जो है अलग अलग स्थान में बढ़ जाते हैं, ठीक है। जब इनका दो दल आता है तो एक जो है याद रखिएगा बोलगा नदी के क्षेत्र में चले जाते हैं, यानी एक दल जो है बोलगा नदी कहाँ की नदी है, रशिया की नदी है याद रखिएगा। तो एक चले जाते हैं मध्य एशिया से रशिया की तरफ, और एक आ जाते हैं याद रखिएगा आक्सस घाटी। मुख्य तौर पर याद रखिएगा आक्सस घाटी कहाँ है, तो बैक्टीरिया का एक पुराना क्षेत्र है याद रखिएगा जिसे कहा जाता है आक्सस घाटी, ठीक है। तो आक्सस घाटी वह क्षेत्र है जहां पर एक दल जो है, इसके दो दल होते हैं याद रखिएगा, एक दल जो है बोलगा नदी की तरफ चला जाता है और एक दल कहाँ आ जाता है, आक्सस घाटी की तरफ। जब आक्सस घाटी की तरफ आता है याद रखिएगा तो धीरे धीरे इनकी जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या बढ़ने के कारण जो है ये धीरे कहाँ से घुस जाते हैं, फारस क्षेत्र में घुस जाते हैं, ठीक है। जो फारस का क्षेत्र ईरान का क्षेत्र है याद रखिएगा, तो इस क्षेत्र से फारस से ईरान होते हुए जो है धीरे धीरे अफगानिस्तान की तरफ आ जाते हैं और अफगानिस्तान के क्षेत्र में आते हुए भारत की तरफ प्रवेश कर जाते हैं। तो एक इस तरीके से आपको याद रखना है कि हुड़ जो है मध्य एशिया की एक बर्बर जनजाति है जो अधिक जनसंख्या के बढ़ने के कारण जो है दो दलों में बढ़ जाते हैं। एक दल जो है वोल्गा नदी की तरफ रसिया की तरफ चला जाता है और एक दल जो है आक्सस घाटी बैक्टीरिया की तरफ आ जाता है, ठीक है। और ऐसे में जो है जनसंख्या के अधिक होने के कारण यह जो आक्सस घाटी है याद रखिएगा धीरे धीरे जो है अफगानिस्तान तथा सियालकोट यानी पाकिस्तान क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है। तो कारण आपको मैंने बता दिया। हुड़ जनजाति का एक बेसिक जो पृष्ठभूमि था वो आप ध्यान रखिएगा कि हुड़ जो जनजाति है या हुड़ों का आक्रमण जो है मुख्य तौर पर
स्कंदगुप्त के समय हुआ था। और ध्यान रखिएगा कि हुड कौन थे, तो मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया के जो है एक जनजाति या एक ट्राइब्स थे, याद रखिएगा। और जनसंख्या की जैसे जैसे इनके अंदर वृद्धि होती है, जनसंख्या या इनका पॉपुलेशन बढ़ता है, तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ ही जो है ये दो दल में बढ़ जाते हैं। ठीक है, पहला दल वोल्गा घाटी की तरफ जाता है और दूसरा दल अक्सस घाटी की तरफ, अक्सस वैली की तरफ चला जाता है। ठीक है, जब अक्सस घाटी की तरफ आते हैं ये, तो इनकी जनसंख्या के मजबूती के कारण, यानी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई है तो पावर ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और पावर की ज़्यादा बढ़ने के कारण जो है अफगानिस्तान और सियालकोट तक जो है ये प्रवेश कर जाते हैं और इस तरीके से भारत की तरफ जो है आक्रमण करते हैं। तो याद रखिएगा, इनका आक्रमण आपको याद रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा इनमें जो है ना दो राजा सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एक तोड़माड़ और दूसरा मिहिरकुल। ठीक है, तोड़माड़ और मिहिरकुल याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तोड़माड़ जो है किस जनजाति से संबंधित है या मिहिरकुल। तो सबसे प्रमुख शासक में दो व्यक्तियों का नाम आता है, याद रखिएगा। इसके जब इस समय के शासक कौन थे, जब अक्सस घाटी की तरफ जो है ये आक्रमण करते हैं, याद रखिएगा, या अक्सस घाटी से अफगानिस्तान और सियालकोट की तरफ आते हैं, तो इसमें जो है शहनवाज, ठीक है, तो एक व्यक्ति का नाम है, याद रखिएगा, खुशन नवाज। ठीक है, खुशन नवाज। तो याद रखिएगा इस प्रकार से जो है पहला शासक के तौर पर जो है खुशन नवाज को जाना जाता है। लेकिन इसमें जो है पूरे शासकों के सीरीज में याद रखिएगा इसमें दो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, एक तोड़माड़ और दूसरा मिहिरकुल। ठीक है, इन दोनों को मत भूलिएगा, तोड़माड़ और मिहिरकुल को, क्योंकि कई बार जो है ना पेपर बहुत सरल होता है, पूछा जाता है तोड़माड़ जो है किस क्षेत्र संबंधित है या तोड़माड़ जो है मुख्य तौर पर किस जनजाति संबंधित है। तो देखिए अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है, तो याद रखिएगा प्राचीन भारत के इतिहास में जो है ना पहले आपने जो है ईरानी आक्रमण पढ़ा, फिर यूनानी आक्रमण पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद फिर से आपने आक्रमण पढ़ा, याद रखिएगा, जिसमें आपने पढ़ा कि यवन इंडो जो है या यवन हिंद जो है आक्रमण पढ़ा। ठीक है, सिथियन आक्रमण पढ़ा, पल्लवन आक्रमण पढ़ा, ठीक है, और कुषाण आक्रमण पढ़ा। तो ये जो 3 बार आक्रमण के समय में याद रखिएगा, तो सभी के सभी आक्रमण जो है ना अलग अलग टाइम जोन पर हो रहे हैं। तो ऐसे में जो है गुप्त वंश का जब साम्राज्य भारत में चल रहा था, तो उस समय जो है आपको एक नया आक्रमण मिलेगा जिसे कहा जाएगा हुडों का आक्रमण। ठीक है, चलिए देखिएगा आगे। तो देखिएगा प्रथम शासक के तौर पर, ठीक है, और साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि इसमें 3 शासक सबसे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इसमें कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं इस पे। ठीक है, पूछा गया था कि हुडों का सबसे पहला शासक कौन रहा है। ठीक है, खुशनवाज, याद रखिएगा। तो खुशनवाज जो है ये पहला शासक है। ठीक है, और इसी समय जो है याद रखिएगा खुशनवाज, ठीक है, ये पहला शासक है, याद रखिएगा। और इसमें इसी के नाम पर पूछा जाता है, या फिर दूसरा नाम होगा तोड़माड़ और तीसरा नाम होगा मिहिरकुल। और इसके बाद जो है फिर से हुड साम्राज्य जो है समाप्त हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसमें 2-3 बातें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो देखिएगा पहला जो आक्रमण हुआ है, ठीक है, तो इसके समय में जो है ना यह कहा जाता है कि पहला आक्रमण जो है किसके समय में हुआ था, और दूसरा यह पूछा जाता है कि इसके समय जो है जो व्यक्ति है, यानी कि पहली बार जो है ना कि भारत में जो है हुडों का आक्रमण किस समय हुआ था, तो स्कंदगुप्त के समय हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहीं पर एक नोट करके याद कर लीजिएगा, भारत में हुडों का आक्रमण। ठीक है, तो इस समय जो याद रखिएगा जो अटैक हुआ था हुडों का, वो हुआ था आपके स्कंदगुप्त के समय। और इसने क्या किया था, हुडों को डिफेट किया था, पराजित कर दिया था। ठीक है, तो हुडों को पराजित करने में स्कंदगुप्त का नाम आता है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो हुड जो है बहुत बर्बर जनजाति के थे, याद रखिएगा। तो प्रथम आक्रमण जो है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि प्रथम आक्रमण जो है स्कंदगुप्त के समय हुआ था। और इसकी जानकारी किससे मिलती है, तो जानकारी याद रखिएगा, हालांकि मैंने ये बताया हुआ है आपको, भीतरी अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है।
ठीक है, भीतरी अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके समय देखिएगा एक दो बातें सबसे महत्वपूर्ण है। अब प्रमुख शासकों की बात करते हैं तो देखिएगा हुणों का सफल आक्रमण, यानी हुणों के द्वारा जो है भारत में सफल आक्रमण कब किया गया था, तो याद रखिएगा तोड़माड़ के समय। ठीक है, तोड़माड़ याद रखिएगा। तो हुणों के शासक में जो है तोड़माड़ का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इसके समय जो है सफल आक्रमण हुआ था भारत में, और इसने जो है अपनी राजधानी यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र जीत लिया था। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट साइड जो है, याद रखिएगा नॉर्थ वेस्ट साइड जो है, ठीक है, यह क्षेत्र जीता था। और जीतने के बाद जो है इस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई किसने, तोड़माड़ ने। किसको, सियालकोट को। अभी मैंने आपको बताया था जस्ट सियालकोट क्या है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान का क्षेत्र। ठीक है, तो पाकिस्तान क्षेत्र को जीतकर जो है इसने क्षेत्र बना लिया था, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसका शासन क्षेत्र याद रखिएगा। जब इसने शासन किया था तो कई बार एग्जाम में पूछा था इसका शासन क्षेत्र कौन कौन सा था। पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में पहले नदी का नाम पूछा था, याद रखिएगा। तो नाम है जगह का, इसका शासन क्षेत्र, शासन किया चंद्रभागा तथा पवैया नामक क्षेत्र में। ठीक है, चंद्रभागा और पवैया नामक क्षेत्र। चंद्रभागा बोलेंगे तो याद रखिएगा चिनाब नदी का क्षेत्र। ठीक है, चंद्रभागा मतलब चिनाब नदी का क्षेत्र, और पवैया नामक स्थान पर जो है इसने शासन व्यवस्था को स्थापित किया था, याद रखिएगा। इसलिए जो है इसने राजधानी बनाई थी किसको, सियालकोट को। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा इसके बारे में, तोड़माड़ जो है इस क्षेत्र को जो है चंद्रभागा नदी के तट पर और पवैया नामक स्थान पर जो है अपना शासन स्थापित किया, और उसके बाद जो है पूरे क्षेत्र में जो है शासन स्थापित कर लिया, याद रखिएगा पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। इसका पुत्र होता है, याद रखिएगा मिहिरकुल। ठीक है, कहा जाता है हुण वंश का महानतम शासक। ठीक है, हुण जनजाति का महानतम शासक के तौर पर जाना जाता है मिहिरकुल को, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इतना आपको याद रखना है केवल। ठीक है, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ध्यान रखिएगा मिहिरकुल जो था ना एक शिव भक्त था। ठीक है, याद रखिएगा शिव भक्त, और ग्वालियर लेक से इसकी जानकारी मिलती है, इसको याद रखिएगा। ग्वालियर लेक से इसकी जानकारी मिलती है। हुणों का आक्रमण जो है इस समय में हुआ था। ठीक है, और याद रखिएगा मालवा नरेश यशोवर्मन। ठीक है, मालवा नरेश जो है यशोवर्मन जो है, याद रखिएगा इसके बारे में दो बातें ध्यान रखिएगा कि हुणों का उन्मूलन किसने किया था, हुणों का उन्मूलन कंप्लीट। ठीक है, यानी हुणों का सफाया किसने किया, तो याद रखिएगा मालवा नरेश यशोवर्मन ने जो है पूरी तरीके से भारत से हुणों को साफ कर दिया था। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा इसके संबंध में। तीन ही चार बातें से पूछी जाती है, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि हुणों का आक्रमण भारत में किसके समय हुआ था, स्कंदगुप्त के समय। ठीक है, पहला आक्रमण। फिर याद रखिएगा हुणों में जो है सबसे पहला शासक, ठीक है, इंपॉर्टेंट शासक
और महानतम शासक। इंपॉर्टेंट का मतलब तोड़माड़ जिसने स्थापित कर दिया अपना क्षेत्र, ठीक है। मिहिर कुल को याद रखिएगा महानतम शासक के तौर पर जाना जाता है, और याद रखिएगा यह शिवभक्त था। और साथ ही साथ जो है एक तरीके से इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो ग्वालियर लेख से मिलती है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन इससे सिर्फ केवल बनते हैं, याद रखिएगा। अंतिम रूप से याद रखिएगा हुड़ों का उन्मूलन किसने किया है, मालवा नरेश यशोवर्मन ने किया है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बस इतना याद रखना है हुड़ों के आक्रमण के संबंध में या हुड़ों के संबंध में भारत के लिए। आपको ये 4 बातें या 4 क्वेश्चन जो है इसको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। बताइए इसमें इसके अंतर्गत कोई क्वेश्चन है जल्दी से बताइएगा। नहीं, अलग अलग व्यक्ति है, वो पहला व्यक्ति है, ठीक है। यानी हुड़ों के समय मध्य एशिया में जब हुड़ थे, ठीक है, तो एक जनजाति है तो इसमें भी कोई राजा होगा, ठीक है। तो वो जो राजा था उस समय यह माना जाता है कि खुशनवाज जो था ये पहला शासक रहा है, यानी हुड़ों का पहला शासक खुशनवाज है। जब ये 2 दल में बढ़ गए, भारत की तरफ जो दल आया याद रखिएगा, तब तोड़माड़ और मिहिरकुल का नाम आता है, ठीक है। जब भारत की तरफ आएगा, अक्सस घाटी की तरफ या अक्सस वैली की तरफ आएगा, तो फिर वहाँ पर जो है उस दल का जो को रिप्रेजेंट करेगा, याद रखिएगा, उसमें आता है किसका नाम, तोड़माड़ और मिहिरकुल का, ठीक है। तोड़माड़ ने तो काफ़ी भारत का कुछ एरिया जीत लिया था, याद रखिएगा। पाकिस्तान का क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे प्रवेश कर रहा था। मिहिरकुल जो है और ज़्यादा प्रवेश कर चुका था, याद रखिएगा, पाकिस्तान के सियालकोट तक प्रॉपर तरीके से जो है उसने जीता हुआ था, ठीक है। तो मिहिरकुल के बारे में ये जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, कि यह शिवभक्त था, और ग्वालियर लेक्सिस की जानकारी मिलती है मिहिरकुल के बारे में। तो 2 व्यक्तियों का नाम तोड़माड़ और मिहिरकुल का नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा हम बात करेंगे गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था की, ठीक है। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। अब देखिए इस गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में जो है, या फिर गुप्तकालीन व्यवस्था के अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे आप प्रशासनिक व्यवस्था, दूसरा सामाजिक व्यवस्था, तीसरा धार्मिक व्यवस्था, और चौथा आर्थिक व्यवस्था। और भारत में जब गुप्त काल समाप्त हुआ उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में, ठीक है। तो ये 3-4 बातें हैं जो आज हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखिएगा प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके लिए देखिएगा सबसे पहले जो है आपको ध्यान रखना है, कुछ नाम मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले देखिएगा प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत ठीक है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है यहाँ का गुप्त काल का, उसको समझिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था यहाँ का। तो सबसे पहले देखिएगा कि क्या सेंट्रलाइज था, ठीक है। तो सेंट्रलाइज कहने का मतलब है क्या जो प्रशासन व्यवस्था है वो केंद्रीकृत था या नहीं था। तो बिल्कुल यह केंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन मौर्य काल से कंपेयर करेंगे हम तो कम था, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य काल में केंद्रीकरण ज़्यादा हुआ था या गुप्त काल में केंद्रीकरण ज़्यादा हुआ था, तो आपके मौर्य काल में केंद्रीकरण ज़्यादा हुआ करता था। यानी उस समय केंद्रीकरण में शक्ति ज़्यादातर किसके पास थी, राजा के पास थी, और वो मौर्य काल में सब ज़्यादा था। अशोक के समय धुरंधर अशोक, याद रखिएगा। ऐसे राजाओं के बारे में गुप्त काल में आपने किसी राजा के बारे में नहीं पढ़ा होगा जैसा अशोक अपने टाइम पे करता था। इसका मतलब यह है कि केंद्रीकरण या सेंट्रलाइज पावर की बात करें तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा पावर किसके पास हुआ करता था, मौर्य काल में। उसके कंपेयर टू जो आज गुप्त काल है, याद रखिएगा गुप्त काल के पास इतनी प्रकार की केंद्रीय व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जो है केंद्रीकरण की व्यवस्था थी, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रशासन केंद्रीकृत, प्रमुख होता था राजा, ठीक है। प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, केंद्रीकृत थी, लेकिन और कौन प्रमुख था, राजा। जिसकी सहायता के लिए कौन होता था,
मंत्रीगण। ठीक है, तो मंत्रीगण जो है इसकी सहायता के लिए होते थे, याद रखिएगा। और किस प्रकार की सहायता, तो ध्यान रखिएगा, जितने बड़े अधिकारी, ठीक है, तो याद रखिएगा मंत्री परिषद या मंत्रीगण जो हुआ करते थे, इनमें जो प्रमुख थे, इनमें भी दो टाइप के लोग थे। एक होते थे अमात्य। अमात्य क्या होते थे, तो याद रखिएगा उच्च वर्ग। ठीक है, जो अमात्य होते हैं इनके मंत्रीगण में क्या होते हैं, उच्च वर्ग होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रशासन कौन संभालता था, अमात्य संभालते थे, याद रखिएगा। यानी प्रशासन के लिए तो राजा प्रमुख है ही, लेकिन उसकी सहायता के लिए मंत्रीगण होते थे, जिसमें अमात्य होते थे जो उच्च वर्ग के बड़े अधिकारी होते थे। तो याद रखिएगा ये बड़े अधिकारी वाला ग्रुप है। ठीक है, बाकी छोटे अधिकारी के जो ग्रुप होंगे उसको हम छोटा अधिकारी ग्रुप कहते हैं, याद रखिएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो है ना प्रशासन संभालने वाले जो है अमात्य होते थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी मंत्रीगण में या मंत्रिपरिषद में प्रमुख या उच्च वर्ग के जो अधिकारी हुआ करते थे उनको अमात्य कहा जाता था। और ये याद रखिएगा कि अमात्य क्या होते हैं, अमात्य वे व्यक्ति होते हैं जो राजा के मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं और बड़े अधिकारी या बड़े डिपार्टमेंट या विभाग जो है प्राप्त करता था ये। ठीक है, तो बड़े विभाग में होते थे, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ बड़े अधिकारियों की बात कर लें, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला जो है प्रमुख मंत्री। ठीक है, इनके लिस्ट में थोड़ा सा बता रहा हूं, यहां पर देखिएगा उच्च वर्ग के लोग। ठीक है, तो मंत्री सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था राजा के बाद, मंत्री जैसे होता है राजा मंत्री, है ना। तो याद रखिएगा इसको बोलते थे अमात्य। यानी मंत्री से ही शुरुआत होता था और उसका ग्रुप का नाम भी अमात्य था और मंत्री का नाम भी क्या होता था, अमात्य होता था। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कुमार अमात्य, इसको हम इस साइड लिखेंगे, याद रखिएगा इसे कहते हैं प्रांतपति। प्रांतपति समझ पा रहे हैं, जो राजा के नीचे छोटे छोटे प्रांत होते थे उसके पति प्रांतपति। ठीक है, प्रांत के प्रमुख प्रांतपति। ठीक है, उसके बाद जो है महासंघी विग्रहक। महासंधि विग्रहक। ठीक है, याद रखिएगा महासंधि विग्रहक, महासेनापति, ठीक है, महासेनापति, महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत। उसके बाद है महादंड नायक, महादंड नायक। ठीक है, उसके बाद है महा अक्ष पटलिक, महा अक्ष पटलिक। ठीक है, पहले देख लेते हैं किसको क्या बोलेंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, संधि कहां होती है, बताइए संधि कहां होती है, दो वर्णों के मेल में संधि होती है। उसी प्रकार ध्यान रखिएगा दो विदेशों के मध्य जो है ना, जो भी काम होता है विदेश के मध्य संधि होता है, डील होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये विदेश मंत्री का काम है, इसको बोलते थे महासंधि विग्रहक। ठीक है, विदेश मंत्री, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका मुख्य नाम क्या है, महासंधि विग्रहक। ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में जो है ना ये पूछा जाता है कि विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था गुप्त काल में। ठीक है, तो ये नाम मिलेगा ना तो फिर हो सकता है कि आप ढूंढ ले, लेकिन थोड़ा सा एक बार जानने की योग्यता होनी चाहिए आपके अंदर कि ये जानकारी आपके साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो महासंधि विग्रहक, तो संधि मतलब सिर्फ विदेश मंत्री के साथ जो है ये केस होता था, याद रखिएगा। ठीक है, तो विदेश मंत्री होते हुए जो है युद्ध के मध्य कभी जब युद्ध करना होता था तो राजा जो है ना इनको बुलाता था कि फलाने जो राज्य है उनके साथ हमारी कैसी रिश्तेदारी है। तो बोला बताएगा कि पिछले बार जो है इन्होंने धोखा दिया था हमको। ठीक है, हमने कुछ फ्रूट्स मंगाए थे, नहीं भिजवाया इसने, आक्रमण कर दो उसके यहाँ। तो ये उसका काम है, याद रखिएगा। यानी विदेश मंत्री जो है ना अलग अलग जगह पर जो है अपनी स्थिति को बनाए रखता था और उस तरीके से ये तय करता था कि राजा के साथ इनके संधि किस तरीके से चल रही है। ठीक है, विदेश मंत्री। उसी प्रकार याद रखिएगा महासेनापति, तो सर्वोच्च सेनापति होता था जो सेना का सेनापति। ठीक है,
सेना सर्वोच्च, ठीक है। महाबलाधिकृत, याद रखिएगा महाबलाधिकृत क्या होते थे, तो बलाधिकृत का मतलब होता है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा बल वाला व्यक्ति। लेकिन कैसा बल, तो देखिए होता क्या था, इनकी अपनी सेना जो है ना अलग अलग छावनी में बटी होती थी। मान लीजिए इनके पास 1 करोड़ की सेना है, हालांकि इतनी नहीं होती थी, मान लेते हैं। तो सेना के साथ क्या है, आप सेना को एक साथ राजा के यहाँ थोड़ी रख सकते हैं कि 1 करोड़ सेना है तो राजा अपने यहाँ रख लेगा। वो क्या करता था, अलग अलग जगह पर अपनी सेना रखता था। तो छावनी नंबर 1, छावनी नंबर 2, छावनी नंबर 3, ठीक है। तो अलग अलग छावनी के जो प्रमुख होते थे उनको कहते थे इस प्रकार से, जैसे हमारे यहाँ सीआरपीएफ होता है अलग अलग सेना के, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ की छावनी होती थी। तो याद रखिएगा छावनी प्रमुख को कहते थे महाबलाधिकृत, छावनी प्रमुख। महादंड नायक, ठीक है, तो इसका काम आपके नाम से समझ में आ रहा है कि इसका काम क्या है, न्यायाधीश, ठीक है, न्याय देने वाला न्यायाधीश, ठीक है। महाअक्ष पटलिक, ठीक है, महाअक्ष पटलिक जो होते थे, याद रखिएगा अक्ष पटलिक, तो याद रखिएगा पटल में लिखने वाला। तो मुख्य तौर पर राजा के साथ पटल में लिखने वाला एक ही व्यक्ति हो सकता है जो लेखा जोखा करेगा, मुनीम टाइप का, ठीक है। तो याद रखिएगा जो लेखा जोखा करने वाला व्यक्ति यानी कि महालेखाकार, ठीक है, या आप इसको महाशब्द को ना लगा करके लेखाकार लिख सकते हैं, जो सारे डेटा जो है अपने पास रखता था, याद रखिएगा, ठीक है। लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी लेखाकार, ठीक है, लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। अब इसी के बाद देखिएगा और भी शब्द हैं जो कि आपको जानना है इसमें, ठीक है, जैसे महाप्रतिहार, ठीक है। बाहुबली अगर आपने देखा होगा तो 2-4 नाम तो ऐसे ही समझ जाएंगे आप, क्योंकि उसमें भी यही सब नाम, महासेना, है ना। जब भी आप बोलेंगे तो सोचे, देखिए महाशब्द बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, याद रखिएगा। तो जब भी कुछ बात बोलेंगे, जैसे कभी आपने उसमें देखा होगा तो कभी एक अमात्य को बुला रहे हैं तो महाअमात्य बोलेंगे, ठीक है। महाशब्द का प्रयोग बाहुबली में बार बार आपको मिलेगा। संस्कृत शब्द है और संस्कृत शब्द के साथ जो है इसी प्रकार के शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बाद है महादंडपासिक, महादंडपासिक, ठीक है। महादंडपासिक क्या होते थे, याद रखिएगा, तो पुलिस जो विभाग होती है उसका प्रमुख होगा वो महादंडपासिक। ये यहाँ से पुलिस क्या करेगा, चोर को पकड़ेगा या विभिन्न प्रकार के जो क्रिमिनल है उनको पकड़ेंगे और ये महादंड नायक के पास लेकर आके खड़ा कर देंगे, ठीक है। तो इसका काम है, याद रखिएगा, गुप्तचर के तरीके से काम करना, ठीक है। तो दंडपासिक जो है पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, याद रखिएगा, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। इसी प्रकार याद रखिएगा अग्रहारिक, सॉरी, अग्रहारिक, ठीक है। अग्रहारिक क्या होते थे, दान विभाग का अधिकारी, दान विभाग का अधिकारी अग्रहारिक कहलाता था, ठीक है। बाकी उसके बाद जो है दूत कहलाते थे, भट्ट कहलाते थे, ठीक है। दूत, भट्ट, युक्त पुरुष, युक्त पुरुष, और युक्त पुरुष के बाद याद रखिएगा पुरपाल या नगर रक्षक, पुरपाल या नगर रक्षक और सर्वाध्यक्ष, ठीक है। दूत तो समझ गए होंगे आप, ठीक है, यानी जो राजा है तो उसके गुप्तचर विभाग का जो छोटे छोटे कैंडिडेट होते हैं जो अलग अलग जगह पर जो है गुप्तचरी का काम करते हैं, ठीक है, कि राजा हमने देखा यहाँ पर ये लोग जो है ना आपको मारने का प्लान बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है वो दूतों का होता था, याद रखिएगा, दूत को नियुक्त किए जाते थे, ठीक है। उसी प्रकार भट्ट क्या होते थे, तो पुलिस विभाग का जो सर्व जैसे हमारे यहाँ पुलिस विभाग में क्या होता है सबसे छोटा पोस्ट आरक्षक होता है, तो उसी प्रकार याद रखिएगा भट्ट कहलाते हैं पुलिस विभाग का सबसे छोटा पद, ठीक है, जिसे हम सामान्य सैनिक कह सकते हैं, भट्ट, ठीक है।
उसी प्रकार याद रखिएगा युक्त पुरुष क्या होते हैं, तो युद्ध के समाप्ति के बाद जो है संपत्ति का लेखा जोखा रखने वाला व्यक्ति युक्त पुरुष कहलाता है। ठीक है, कि कितना नुकसान हुआ इस युद्ध में। ठीक है, पुरपाल या नगर का प्रमुख अधिकारी होता था पुरपाल। नगर का प्रमुख अधिकारी पुरपाल। सर्वाध्यक्ष के लिए याद रखिएगा सचिवालय प्रमुख जो है सर्वाध्यक्ष कहलाता है। सचिवालय का प्रमुख। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा इकाइयों की बात करते हैं, देखिएगा। ठीक है, तो मुख्य प्रशासन इकाई क्या थी इस समय, यहां तक बातें क्लियर हो गई। चलिए देखिएगा मुख्य प्रशासन इकाई। हाँ, पहला भाग दूसरा भाग। अच्छा, दूसरा भाग का मतलब ये होता है कि जो इनके अंतर्गत काम करने वाले जो प्रमुख छोटे छोटे व्यक्ति हैं ना, छोटे व्यक्ति, जैसे मंत्रियों में क्या है, सब मंत्री होंगे। पहला तो उच्च वर्ग होगा, तो सब, जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं, तो 10 लोग में मंत्रीगण सब 10 लोग होंगे, लेकिन मंत्रीगण में हम उन लोग को भी शामिल करते हैं जो लोग इनके अंडर काम करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे सामान्य तौर पर, याद रखिएगा, तो सदस्य कहते हैं। यानी सामान्य तौर पर ये जो होंगे ना, ये सदस्य कहलाते हैं। इनमें ये उच्च वर्ग हैं, ये सदस्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी प्रकार से जो है दूसरा जो परिमाण है यहाँ पर शामिल ही नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है मंत्रियों के लिए काम करते हैं, याद रखिएगा, सदस्य होकर। ठीक है, बाकी क्लियर है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा प्रशासन इकाई। और प्रशासन इकाई के अंतर्गत याद रखिएगा कि प्रशासन इकाई के अंतर्गत जो है सबसे प्रमुख क्या होता था, तो देखिएगा देश या राष्ट्र सबसे प्रमुख होता है। ठीक है, तो देश या राष्ट्र जो है सबसे प्रमुख होता था, और इससे नीचे होता था, याद रखिएगा, भोग या भुक्ति या प्रदेश। ठीक है, देश या राष्ट्र, उसके नीचे क्या होगा, भोग, भुक्ति या प्रदेश, याद रखिएगा। इसके बाद जो है जैसे प्रदेश होगा उसके नीचे क्या होगा, जिला होगा। जिला को हम क्या बोलते हैं, विषय। जिला, विषय। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा तहसील होता है। तहसील को बोलते हैं हम लोग विथि। विथि, तहसील, विथि। ठीक है, उसी प्रकार गांव का समूह पेट। पेट, ठीक है, पेट, गांव का समूह कहलाता था पेट। उसके बाद जो पेट के नीचे होता है ग्राम, गांव। ठीक है, तो एक सीरीज याद रखिएगा, जो प्रशासन की इकाई थी वो कुछ इस प्रकार से थी। ठीक है, तो याद रखिएगा जो राजा होता था वो कहलाता था गोप्ता। गोप्ता, ठीक है, राजा को क्या बोलते हैं यहाँ पर, गोप्ता। तो देश का या राष्ट्र का प्रमुख होता था, गोप्ता होता था। ठीक है, इसे बोलते हैं सबसे बड़ी इकाई। ठीक है, याद रखिएगा। उसी प्रकार जो है भुक्तिपति, भोगपति या प्रांतपति, ठीक है, प्रदेश का प्रमुख होता था, याद रखिएगा। उसी प्रकार याद रखिएगा विषयपति, जिला का प्रमुख। उसी प्रकार याद रखिएगा विथि, जो आपका तहसील है, याद रखिएगा विथिपति। ठीक है, और ग्राम का प्रमुख याद रखिएगा ग्रामिक या महत्तर। ठीक है, ठीक है। अब यहीं पर न्याय प्रशासन के लिए याद रखिएगा, तो न्याय प्रशासन को 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, गुप्त काल में न्याय प्रशासन
के 4 भाग थे। ठीक है, गुप्त काल में न्याय प्रशासन के 4 भाग थे, याद रखिएगा, जिसमें राजा का न्यायालय सबसे पहला, दूसरा होता था पुग, ठीक है, दूसरा होता था पुग, ठीक है, तीसरा होता था, याद रखिएगा, श्रेणी, चौथा होता था कुल। तो ये 4 भाग थे, याद रखिएगा। सबसे पहले कोई व्यक्ति कहाँ जा सकता था? कुल में, उसके बाद श्रेणी में, उसके बाद पुग में, उसके बाद राजा के न्यायालय में। ठीक है, तो ये न्यायालय के 4 व्यवस्थाएं, जैसे आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, फिर एडीजे के पास जाते हैं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, याद रखिएगा। उसी प्रकार ये श्रेणी के रूप में जो है 4 विभाग में बटा था आपका न्यायालय व्यवस्था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि गुप्त काल में जो है न्याय व्यवस्था में सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन होता था, तो राजा। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस समय जो है ना मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था। बस ये नोट करके लिख लीजिएगा कि गुप्त काल में जो है मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था। अब देखिएगा सैन्य प्रशासन में जो है क्या होता था, तो याद रखिएगा 4 प्रकार की सेना होती थी इनके पास। सैन्य प्रशासन, ठीक है, तो महाबलाधिकृत जो है सैन्य प्रशासन का प्रमुख हुआ करता था, याद रखिएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, सैन्य प्रशासन और सेनापति ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, सैन्य प्रशासन का जो प्रमुख होगा सॉरी, सेना का जो प्रमुख होगा, याद रखिएगा, वो होता था महासेनापति। ठीक है, लेकिन वही याद रखिएगा, जितने भी प्रकार के अन्य सेना होते हैं, ठीक है, सिर्फ सेना नहीं है, याद रखिएगा। जैसे क्या होता है कि कुछ सेना ऐसे होते हैं ना जो राजा की रक्षा के लिए होंगे, कुछ दुर्ग की रक्षा करने के लिए होंगे। तो सेना के डिपार्टमेंट बहुत सारे होते थे, याद रखिएगा। जो लड़ने वाली सेना है या युद्ध वाली सेना है, उसका प्रमुख क्या कहलाएगा? सेनापति कहलाएगा। ठीक है, और राजा के संबंधित सेना या अन्य क्षेत्रों के संबंधित सेना या जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट है सेना के, ठीक है, उनके जो प्रमुख होंगे वो कौन कहलाएगा? महाबलाधिकृत कहलाएगा। छावनी वाले याद होगा आपको। ठीक है, तो छावनी वाले जितने प्रमुख होते हैं महाबलाधिकृत होते हैं। अब सैन्य प्रशासन में याद रखिएगा कि गुप्त काल में सैन्य को या सेना को 4 भागों में बांटा गया था। देखिएगा कौन कौन से 4 भाग। ठीक है, ठीक है, गुप्त काल में सेना को 4 भागों में बांटा गया था। तो ऐसे में याद रखिएगा सेना के 4 भाग कौन कौन से थे, तो किस किस प्रकार की सेना हुआ करती है। एक पैदल सेना होती है, एक रथकार, एक घोड़े वाली, ठीक है, और दूसरी गज वाली यानी हाथियों वाली। तो इसी प्रकार से जो है 4 प्रकार से बांटा गया है, याद रखिएगा। सबसे पहले जो सेना है, ठीक है, उसमें उसे कहा जाता था पदाती। पदाती, ठीक है, सबसे छोटे सेना का समूह पदाती कहलाता है। ठीक है, और इसी में याद रखिएगा सबसे छोटे सेना समूह, इसे चमुई भी कहते हैं। चमुई। इसी प्रकार याद रखिएगा अश्वारोही, तो घोड़े की सेना को क्या कहेंगे? अश्वारोही। इसका जो प्रमुख होता था, याद रखिएगा, भटस्वा, भटस्वापति, भटस्वापति। ठीक है, इसी प्रकार है, याद रखिएगा, गज सेना, तो हाथी की सेना को गज सेना कहा जाता है। इसका प्रमुख होता था महापिलुपति। महापिलुपति, ठीक है, और इसके बाद होता है आपका
रथारोही। ठीक है, तो रथ वाले सैनिक या रथ वाले से निर्मित अंग जो था याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था प्रशासन। क्लियर हुआ प्रशासन? चार बातें याद रखिएगा। पहला, प्रशासन प्रमुख के तौर पर आपको याद रखना है कि कौन कौन से प्रशासन में कौन कौन शामिल था। दूसरा, याद रखना है कि प्रशासन के अलावा जो है कौन कौन से क्षेत्र प्रशासन के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा, सैन्य याद रखिएगा। और चौथा याद रखिएगा, सेना के संबंधित लोग। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा समाज। सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, देखिएगा सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, तो ध्यान रखिएगा गुप्त काल की जो सामाजिक व्यवस्था थी यह अब जन्मजात हो गई थी। जैसे आपने पढ़ा है वैदिक काल के दो नियमों के बारे में, एक था कर्म आधारित समाज और दूसरा था जन्मजात आधारित समाज। तो गुप्त काल में जो समाज थी वो कैसी थी? जन्मजात। जन्मजात के आधार पर वर्गों का बंटवारा किया गया था, याद रखिएगा। सब सर्वोच्च कौन कहलाता था? ब्राह्मण सर्वोच्च हुआ करते थे। ठीक है, तो ब्राह्मण की स्थिति सबसे बेहतर थी, याद रखिएगा। इसका काम था कर्मकांड का शिक्षण का कार्य तथा राजा के जो है सलाहकार के रूप में जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त था किसको? ब्राह्मणों को। ठीक है, क्षत्रिय जो था याद रखिएगा, क्षत्रिय का मूल काम था सैनिक व्यवस्था को संभालना। तो क्षत्रिय जो करते थे इस समय क्या कहते थे? सैन्य स्थिति को संभालते थे, याद रखिएगा। वैश्य का काम क्या होगा? व्यापार। और शूद्र का काम क्या होगा? इन तीनों की सेवा करना। ठीक है, तो ये तीन जो है याद रखिएगा, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसमें क्षत्रिय का काम था सेना कार्य या रक्षा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चार भागों में बटा हुआ समाज, और इन समाजों के तौर तरीकों पर जो है याद रखिएगा। ठीक है, जब बात आती है सबसे दयनीय स्थिति की, तो इसमें सबसे दयनीय स्थिति किसकी थी? शूद्रों की, याद रखिएगा। फाहियान ने अपनी डायरी में लिखा है, याद रखिएगा, कि शूद्रों की स्थिति जो है बहुत दयनीय थी। इसे अस्पृश्य वर्ग कहा जाता था। ठीक है, अनटच्ड क्लास कहा जाता था, याद रखिएगा। तो इसमें क्यों ऐसा कहा जाता था? क्योंकि इससे लोग जो है भ्रमित होते थे कि हमें रोग हो जाएगा। ठीक है, तो इनसे जो है एक दूरी बना के रखते थे। तो ये जो वर्ग है शूद्र वर्ग, सबसे दयनीय स्थिति गुप्त समाज में होती थी, याद रखिएगा। सॉरी, गुप्त काल में इस समाज की होती थी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, इसमें एक और बात याद करा दूं मैं आपको, दास व्यवस्था के बारे में या दास प्रथा। तो याद रखिएगा गुप्त काल में समाज में दास प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, दास प्रथा प्रचलित थी। कितने प्रकार के दासों का उल्लेख है? 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है इस समय में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि दास कैसे बनते थे। तो ध्यान रखिएगा दो तरीके थे दास बनाने के। ठीक है, पहला, या तो दासों को खरीद कर ले आइए घर के काम कराने के लिए, तो दास बनते थे। दूसरा, अगर आपने जो है किसी से पैसा लिया है और ऋण चुका नहीं पाए, तो फिर आप दास बनेंगे। तो मुख्य तौर पर जो है दास की प्रणाली यही थी, याद रखिएगा। हाँ, आर्थिक कार्यों में प्रयोग नहीं लाए जाते थे, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि जा बेटा कमा के लाना आज तू,
ऐसा नहीं होता था। घर के काम करो, यही दास का काम था मुख्य तौर पर। ठीक है, तो याद रखिएगा दास प्रथा प्रचलित थी। कितने प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है? 15 प्रकार के दासों का। ठीक है, अब थोड़ी स्त्री दशा की बात कर ले। समाज में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, याद रखिएगा कि अगर आप समाज की बात कर रहे हैं और स्त्रियों की बात ना करें तो समाज अधूरा रह जाएगा। याद रखिएगा स्त्री दशा, ठीक है। तो देखिएगा स्त्री दशा की बात होती है तो मुख्य तौर पर हम इसको स्त्रियों की दशा कर लेते हैं। स्त्रियों की दशा, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, स्त्री या स्त्रियों की दशा जो थी इस समय कैसी थी, तो ध्यान रखिएगा तो जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया है, ध्यान रखिएगा, और हमारे भारत में पाश्चात्य का असर बढ़ता गया है, उसी प्रकार ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ जो है ना, हमारी स्त्रियों की जो दशा थी, भारत की स्त्रियों की जो दशा थी, ये हमेशा गिरावट की तरफ आगे बढ़ी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गुप्त काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। गुप्त काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। साथ ही साथ याद रखिएगा इस समय जो है विभिन्न प्रकार के, ठीक है, तो गिरावट आई है तो उसके 4 प्रमुख कारण मैं आपको बताता हूं। पहला कारण याद रखिएगा, जो इसका प्रमुख कारण क्या है, ठीक है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जितने भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए संस्कार होते थे स्त्रियों को वो बंद करा दिए गए। तो जब संस्कार बंद करा देंगे, शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते आप, तो सबसे पहला था उपनयन संस्कार का बंद होना। ठीक है, तो उपनयन संस्कार का बंद होना। साथ ही साथ जो है याद रखिएगा दूसरा है पर्दा प्रथा प्रचलन। तीसरा है अल्पायु विवाह। ठीक है, अल्पायु विवाह और सती प्रथा का प्रचलन। ये 4 मुख्य कारण है, याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा केवल उच्च वर्ग की जो स्त्रियां होती थी, उच्च वर्ग से संबंधित स्त्रियां होती थी, उन्हीं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, वही उपाध्यायी कहलाती थी। ठीक है, तो उच्च वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको उपाध्यायी कहा जाता था, उपाध्याया कहा जाता था। कारण था केवल उनको ही पढ़ने का अधिकार था, बाकी लोगों को नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा गुप्त काल में महिलाओं की जो स्थिति थी ना, वो धीरे धीरे जो है गिरावट आ रही थी। तो विधवाओं के साथ क्या होता था स्थिति समझिए, जिनके पति की डेथ हो गई है, ठीक है, तो मृत्यु हो गई है, तो उस आधार पर याद रखिएगा उन्हें जो है श्वेत वस्त्र धारण करके लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। ठीक है, तो विधवाओं की स्थिति जो है सबसे ज़्यादा दयनीय थी। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति किसकी थी, किस वर्ग की थी, तो विधवाओं की थी। ठीक है, हाँ कंपेयर करेंगे शूद्र के साथ नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। शूद्र में विधवा तो सबसे ज़्यादा दयनीय। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि अगर सभी चीज़ों में महिलाओं को अलग से कल पूछा जाएगा तो गुप्त काल में विधवाओं की जो स्थिति थी वो सबसे ज़्यादा दयनीय थी। याद रखिएगा क्यों, क्योंकि उनको जो है श्वेत वस्त्र धारण करके जो है ब्रह्मचर्य का पालन केवल कराया जाता था और उसके अलावा उनके जीवन को जो है पूरी तरीके से शोषण कर लिया जाता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ठीक है, और एक और बात याद रखिएगा, इस समय जो है इस काल में देवदासी प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, देवदासी प्रथा का प्रचलन। ठीक है, तो जैसे आप जब मेघदूत पढ़ेंगे ना, तो मेघदूत को पढ़ने से आपको एक जानकारी मिलेगी कि
कालिदास ने जब मेघदूत की रचना की ना, तो उनमें जो है उज्जैन के बारे में लिखा, उसमें उस मेघदूत में उज्जैन के बारे में लिखा है, जहाँ वह उज्जैन जिसमें देवदासी को स्थापित किया जाता था, या देवदासी जो है वहाँ हुआ करती थी, याद रखिएगा इसको, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा कि मुद्रा राक्षस जैसे चीज़ों में पढ़ेंगे आप, एक राइटिंग आपको याद होगा, मुद्रा राक्षस के बारे में आपने मुद्रा राक्षस की कहानी सुनी होगी, या नहीं सुनी है तो जरूर पढ़िए कभी, ठीक है। उसमें जो है ना कड़िकाएं या वेश्याओं के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि देवदासी के अलावा जो है और भी महिलाओं को अलग अलग रूपों में जो है वहाँ दर्शाया गया है, यानी उस समय की व्यवस्थाओं को बताया गया है कि किस तरीके से जो है गुप्तकालीन समाज जो है किस प्रकार से हुआ करती थी। तो उसके बारे में जो है अलग अलग राइटर जो हैं, साहित्यकार, इसमें कुछ ना कुछ अपने उस समय के समसामयिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जो है देवदासी का प्रयोग जो उस समय में होता था, याद रखिएगा, देवदासी जो हुआ करती थी, ये जानकारी कहाँ मिलती है, तो मेघदूत में इसकी जानकारी मिलती है। कालिदास द्वारा रचित जो है मेघदूत में यह बताया गया कि उज्जैन में जो है महाकाल मंदिर में देवदासियों को स्थापित किया जाता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इतना आपको सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा, और कौन सी व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था। देखिएगा धार्मिक व्यवस्था का आधार क्या रहा है। तो देखिएगा मुख्य तौर पर जो है इस समय 4-5 धर्म जो है प्रचलित थे मुख्य तौर पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, धर्म जो है ना जिस प्रकार से तो याद रखिएगा इस समय धर्म कैसा था उसको मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा, तो धर्म जो है ना जितना ज़्यादा मानने योग्य बनाए जाते हैं, मतलब जैसे अभी तक धर्म क्या था, धर्म का मतलब होता है धारण करना, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। उनकी नीति, पॉलिसी या जो सिस्टम है उसको धारण करके हम समझे कि हमारा जीवन किस तरीके से धन्य हो सकता है, तो हम धर्म को मानते हैं, ठीक है। लेकिन जब धर्म पे किसी प्रमुख व्यक्ति या प्रमुख वर्ग का हस्तक्षेप होना चालू हो जाए तो धर्म जो है डगमगाने लगता है, उसकी जटिलताएं बढ़ जाती है, ठीक है, कि ऐसा नहीं, इसमें ऐसा होता है, हमें ऐसा करना होता है, ठीक है। तो धर्म के आधार पर जैसे आपने कई बार सुना होगा कि बिल्ली के मर जाने पर जो है दान देना पड़ता है, सुना है इसके बारे में या नहीं सुना है? आने वाली जनरेशन ना सुनेगी ही नहीं, क्यों? क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि सोना इतना महंगा है, कौन दान देगा, ठीक है। सिचुएशन देखिए, तो समय के आधार पर क्या हुआ ना, ब्राह्मण को दान देना पड़ता है बिल्ली के मर जाने पर, ठीक है। गायों की हत्या हो जाने पर जो है दान देना पड़ता है, या विभिन्न प्रकार से कुछ भी कष्ट हो सकता है, तो बहुत सारी बातें ऐसी लिखी गई है। धर्म में हमारे साथ क्या लिखा गया है कि हम जो है किसी भी जंतु की हत्या ना करें, इसलिए ऐसा लिखा गया है। दान तो बाद में आया, यानी दान से आपका क्या, आपके द्वारा किया गया हत्या गायब हो जाएगा? कभी नहीं होगा। लेकिन हमने क्या किया उसको कि अगर आपसे हो गया है तो आप ऐसा कीजिए, ब्राह्मण को दे दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बस पुण्य मिल गया आपको, ठीक है। तो एक बात समझिएगा कि जो भी आधार दिया गया, जब किसी वर्ग में या किसी वर्ग के आधार पर कोई धर्म उनके प्रक्षेपित में चलने लग जाता है, ठीक है, यानी किसी भी धर्म, जैसे कि अभी जो है गुप्त काल कैसा धर्म है या कैसा समय है, तो याद रखिएगा ये ब्राह्मण पुनरुत्थान का धर्म है, ठीक है। यानी इस समय जो है ब्राह्मण पुनरुद्धार हो रहा था, ये जो समय है, क्योंकि देखिए मौर्य काल था, मौर्य काल के समय याद रखिएगा इस समय जो है बौद्ध और जैन जो है अपने हाईएस्ट पीक पर आ गए थे, ठीक है। यानी इस समय बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा मान्यता मिली थी, ठीक है, सारी संगतियां हो रही थी समय। फिर मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल आया, तो मौर्योत्तर काल में जो कौन आ गया, पुष्यभूति आ गया, ठीक है। तो जब शुंग वंश आया तो ब्राह्मण की शुरुआत फिर से हुई, लेकिन बहुत अच्छे से हुई क्या, नहीं हो पाई। तो समय दर समय जो है गुप्त वंश जब आया तब तक से जो है ब्राह्मणों का पूरा पुनरुद्धार हो गया था, तो इस समय जटिलता बढ़ गई, याद रखिएगा। तो इस समय जो है चारों धर्म के बारे में याद रखिएगा। पहला धर्म है आपका धार्मिक जटिलता में वृद्धि, ठीक है। कुछ कारण मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हुआ था धार्मिक जटिलता में वृद्धि, ब्राह्मण पुनरुद्धारवाद का प्रारंभ, ठीक है। ब्राह्मण पुनरुद्धार का प्रारंभ हुआ था इस समय, ठीक है। और इसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि अवतारवाद की धारणा जो है अब प्रारंभ हो चुका था, अवतारवाद की धारणा, ठीक है। इस समय कौन कौन से धर्म थे, तो याद रखिएगा वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन, मुख्य तौर पर,
ठीक है, तो याद रखिएगा वैष्णव, शैव, ठीक है, बौद्ध, जैन, और याद रखिएगा अन्य भक्ति जो है इसमें शामिल होते हैं, अन्य भक्ति भी आता है। अन्य भक्ति में क्या आता है तो ध्यान रखिएगा, अन्य भक्ति में होते हैं जैसे कि सूर्य पूजा, नाग पूजा, मातृ देवी पूजा, ठीक है, उसको हम अन्य भक्ति में शामिल करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसमें जो है ना गुप्त वंश सबसे ज़्यादा जो अनुयायी था वो किसका था, तो ध्यान रखिएगा वैष्णव धर्म का, ठीक है। तो गुप्त वंश के शासक जो है वैष्णव धर्म को मानते थे, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, गुप्त शासक जो है अनुयायी थे किसके, वैष्णव धर्म के, याद रखिएगा। यही कारण है कि गरुण, चक्र, गदा, पद्म, फूल, फ्लावर, दुनिया भर की चीज़ जो है आपको इसी धर्म में इनके सिक्कों पे मिलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा शैव धर्म की बात करते हैं तो याद रखिएगा दो लोग विशेष प्रकार से, कौन कौन, एक स्कंदगुप्त और दूसरा याद रखिएगा कुमारगुप्त। इस संप्रदाय को मानने वाले प्रमुख व्यक्ति थे स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त, ठीक है। ठीक है, और याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सेनापति था वीरसेन, इसके बारे में पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति है, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा अगर हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात करें तो याद रखिएगा इस समय भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा था, ठीक है। लेकिन मुख्य तौर पर याद रखिएगा अब धीरे धीरे जो है ना ये धीरे धीरे भारत की बाहर की तरफ प्रवेश कर रहा था, ठीक है, जैसे कि पंजाब, पाकिस्तान की तरफ, नेपाल की तरफ, ठीक है। तो ये क्या है, जैन धर्म और बुद्ध धर्म को आप क्या कर रहे थे, धीरे धीरे भारत से बाहर की तरफ विकसित कर रहे थे। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों धर्म जो है भारत के सीमा क्षेत्रों में विकसित, ठीक है। तो ये याद रखिएगा धार्मिक अस्तित्व के आधार पर, ठीक है। चलिए अंतिम स्वरूप याद रखिएगा जिसमें इस समय का आर्थिक व्यवस्था क्या था ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। तो देखिएगा आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या होता है, पैसा, ठीक है। तो आर्थिक व्यवस्था में याद रखिएगा मुख्य तौर पर जो है 2 से 3 चीजें सबसे ज्यादा फोकस्ड होती थी, याद रखिएगा। पहला होता था कर प्रणाली, दूसरा होता है आपका उद्योग जहां से पैसा मिल सके, ठीक है। तो कर प्रणाली से किस तरीके से पैसा मिलता था, उसी के बाद जो है तीसरा होता है कृषि व्यवस्था। कृषि व्यवस्था, उसके अलावा जो है व्यापार और मुद्रा, ये 3-4 चीजें हैं याद रखिएगा जिसमें कृषि प्रणाली, उद्योग व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, व्यापार और मुद्रा शामिल होते हैं। यानी 5 आधार पर जो है आप आकलित कर सकते हैं कि गुप्त काल में जो है आर्थिक व्यवस्था कैसी रही होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई राजा किसी क्षेत्र को जीतता है या राजा अपना क्षेत्र स्थापित करता है तो उसे भी जीवन को पालन करना है, जीवन जीना है, दूसरे को जिंदा रखना है, प्रजा को खुश रखना है। उसका मतलब क्या होगा, वो क्या करेगा, टैक्स लगाएगा, कर प्रणाली, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा लाभ राजा को किससे होता था, कर प्रणाली से होता था, ठीक है। क्योंकि राजा जो है ना ये बहुत कम व्यापार करता था कि मेरा एरिया बेच दो उधर से, मेरे यहाँ से जो चीज़ गई है व्यापार करने के संबंध में। तो याद रखिएगा राजा का काम फोकस क्या है, प्रजा की रक्षा करना, क्षेत्र को पूरा का पूरा अपॉइंट करना। तो ऐसे में जो है अलाइन के सिस्टम पे जो है याद रखिएगा वो क्या लेता था, टैक्स लेता था, ठीक है। तो टैक्स के लिए आधार पर याद रखिएगा भूमि कर
कितना, 1/6, ठीक है। टैक्स कितना देता था, 1/6, यानी आप जितना कमाते हैं अपने भूमि क्षेत्र से उसका 6 हिस्सा कर लीजिए, उसका 1 हिस्सा राजा को दे दीजिए, ठीक है। यानी मान लेते हैं कि आप जो है अगर 6 किलो अनाज कमाते हैं तो अपना 6 किलो अनाज से 1 किलो किसको देंगे, राजा को देंगे, इस तरीके का, ठीक है। तो याद रखिएगा टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था होती थी, याद रखिएगा, यानी राजा जो है सबसे ज़्यादा जो प्राप्त करता था आय, ठीक है, वो हमेशा भूमि कर से प्राप्त करता था, ये ध्यान रखिएगा। यानी गुप्त काल में सर्वाधिक राजा को आय देने वाला जो व्यवस्था था वो क्या था, भूमि कर व्यवस्था, जिससे कितना था वो 1/6 के हिसाब से था, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा कि भूमि के आधार पर जो है, ठीक है, जो इसमें एक जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, भोग, भोग नामक एक उपहार हुआ करता था जो राजा को प्रतिदिन दी जाती थी, ठीक है। तो भोग शब्द याद रखिएगा, राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली उपहार, जिसमें क्या देते थे, तो आपके घर में कद्दू हुआ, कद्दू उठा के दे दिए, ठीक है, किसी घर में कुछ हुआ वो उठा के दे दिए, कभी बकरा ले आए, है ना। तो याद रखिएगा इस तरीके से व्यवस्था दी जाती थी गुप्त शासकों को। तो याद रखिएगा इसे कहा जाता था भोग करने के लिए, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा जो है और कौन कौन से टैक्स लगते थे, उस टैक्स के बारे में याद रखिएगा। लगभग 5 से 10 टैक्स का नाम होता है, याद रखिएगा, इन टैक्सों के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला होता है, याद रखिएगा, विष्ठी, ठीक है, विष्ठी। दूसरा होता है बलि, तो बलि होता है आपका धार्मिक कर, बलि जो होता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग धार्मिक कर। विष्ठी जो होता है याद रखिएगा, जिसे कहते हैं निःशुल्क श्रम, ठीक है, बेगारी कराना, ठीक है। तो याद रखिएगा निःशुल्क श्रम, यानी आपसे काम करा लेंगे लेकिन आपको पैसा नहीं देंगे, यही आपका टैक्स है कि काम कर देना, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा चरासन, तो चरासन नाम से समझ में आ रहा है चारा वाला शुल्क, ठीक है। अगर आपको अपना गाय चराना है, वहाँ पर राजा का क्षेत्र है तो वहाँ पर आपको चरासन देना पड़ेगा, ठीक है, इसे कहते हैं चरासन, याद रखिएगा। उसी प्रकार याद रखिएगा भूतोवाद प्रत्यय, ठीक है, भूतोवाद प्रत्यय, तो ये भूत बनाने वाला एक कर है, याद रखिएगा। तो भूत कैसे बनते हैं, हाँ, नशा कर लीजिए फिर देखिए, ठीक है, एक पैर में खड़े हो जाएंगे, कभी लेट भी सकते हैं, ठीक है, जमीन में तैर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा नशा संबंधित जितने भी वस्तु होते हैं उन पर टैक्स लगता है, तो क्या होता है, भूतोवाद प्रत्यय, ठीक है। तो याद रखिएगा भूतोवाद प्रत्यय, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा हिरण्य, ठीक है। तो हिरण्य में क्या होता है, जैसे आप बैंक जाइएगा ना और दूसरे के अकाउंट पे जो है आपको 2 लाख रुपए डालेंगे आप, तो आपका जो है ना 100-200 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये कट सकता है, याद रखिएगा। वो क्या है, नगद कर है, इसको बोलते हैं नगद कर। तो याद रखिएगा इसी को कहा जाता है हिरण्य कर, ठीक है, हिरण्य टैक्स या कर, ठीक है। हिरण्य टैक्स क्या होगा, नगद कर कहते हैं इसे। अगर आपके पास जरूरत ज़्यादा पैसा हो गया है तो फिर आपको उसके पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो नगद कर कहलाता है ये, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आपका चाट, ठीक है, तो चाट भी खिलाते हैं, ठीक है। तो ये जो चाट है याद रखिएगा ये होता है, याद रखिएगा, आपकी सुरक्षा कर। सुरक्षा कर मतलब अगर आप कहीं अंधेरे में जा रहे हैं, आपको कोई लुटेरे लूट ना ले, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको सुरक्षा चाहिए। व्यापारी मुख्य तौर पर याद रखिएगा, ये चार्ट जो है कौन भरते थे, व्यापारी भरते थे। आप अपना सामान लेके जा रहे हैं, मान लीजिए तेल लोड करके बैलगाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, बैलगाड़ी से पूरा तेल गायब हो गया, तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन देता था, चार्ट दिया जाता था, याद रखिएगा, इसे टैक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक होता है भट्ट टैक्स या भट्ट कर, तो याद रखिएगा भट्ट कर क्या होता है, पुलिस को देने जाने वाला कर जो है भट्ट कर कहलाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरे करों का लिस्ट है, याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा कृषि व्यवस्था की बात, अच्छा इसके बाद जो है आपका
दूसरा है उद्योग व्यवस्था। उद्योग व्यवस्था के आधार पर याद रखिएगा इस समय मुख्य रूप से कौन कौन से उद्योग होते थे, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर जो है उद्योग हुआ करते थे और किस क्षेत्र में मुख्य तौर पर कार्य करते थे, ठीक है। तो सर्वाधिक याद रखिएगा, सबसे प्रमुख उद्योग जो है इस समय होता था वो है वस्त्र उद्योग। प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग, लेकिन इसके अलावा बर्तन, मृदा, ठीक है, तो बर्तन के उद्योग होते थे, याद रखिएगा। धातु उद्योग होते थे इस समय, ठीक है, तो बर्तन के उद्योग, धातु के उद्योग या फिर मिट्टी के बर्तन हो गए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तन, विभिन्न प्रकार के जो उद्योग होते थे इस समय चलते थे। सामाजिक रूप से जो है ना, जो कार्य महत्वपूर्ण था, याद रखिएगा, वो उद्योग में संक्षिप्त हुआ करता था। और याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत जो है व्यावसायिक हितों के कार्य के लिए जो है राजा भी इसमें महत्वपूर्ण आपका जो है सहयोग करता था, ठीक है। तो उद्योग के क्षेत्र में याद रखिएगा, उद्योग का जो क्षेत्र था, ठीक है, उसमें आप बस याद रखेंगे कि महत्वपूर्ण रूप से जो है वस्त्र के उद्योग बहुत ज़्यादा फेमस थे इस समय। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तन, ठीक है, ये सभी चीज़ें फेमस थी, याद रखिएगा। धातु की बात करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा मेहरौली जो लौह स्तंभ है वो सबसे फेमस है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर ना व्यापारियों की श्रेणी हुआ करती थी, ठीक है, व्यापारी की श्रेणी आप कह सकते हैं। तो याद रखिएगा जैसे कि इंदौर के जो व्यापारी हुआ करते थे उन्हें कहते थे, याद रखिएगा, तेलियों की श्रेणी, तेलियों की श्रेणी, ठीक है। उसी प्रकार उज्जैन में याद रखिएगा अनाज के कारीगर, अनाज की जो व्यापारी होते थे उनकी श्रेणी होती थी, ठीक है। तो कुछ क्षेत्र हैं याद रखिएगा, ताकि गुप्त काल में जो है व्यापारियों की जो श्रेणी थी उनका नाम आपको याद रहे। तो याद रखिएगा इंदौर की जो श्रेणी थी, इंदौर, इसे कहते थे तेलियों की श्रेणी, ठीक है। विदिशा, उज्जैन, उज्जैन में थे अनाज, हाथीदांत कारीगर, अनाज व्यापारी, ठीक है। इसी प्रकार जो है मथुरा में गेहूं पीसने वाले, कौसाम्बी में बेचने वाले व्यापारी, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्र थे, याद रखिएगा। रेशम बुनकर मंदसौर में, ये याद रख लीजिएगा, मंदसौर रेशम बुनकर, रेशम बुनकर, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा व्यापार की बात करते हैं। थोड़ा सा व्यापार के बारे में थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, व्यापारी को पढ़ा आपने तो बस दो बातें याद रखिएगा कि व्यापार का धीरे धीरे इस समय पतन हुआ था, ठीक है। कारण क्या था कि जब कोई वर्ग, विशेष वर्ग जो है काम करता है तो दूसरे वर्ग को कहीं ना कहीं हानि होती है, ठीक है। तो इसमें जो है याद रखिएगा व्यापार का पतन होना या व्यापार में कमी आना, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा रोमन व्यापार में पतन, व्यापार में कमी आई थी, याद रखिएगा, जिसमें रोमन व्यापार जो था वो धीरे धीरे कम हुआ था, ठीक है। बंदरगाहों का पतन, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखिएगा बंदरगाह जो है, व्यापार के लिए बंदरगाह चाहिए आपको, दक्षिण भारत के जो बंदरगाह थे उनका भी पतन होने लगा, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि यहाँ पर दो क्षेत्रों से मुख्य तौर पर जो है व्यापार प्रारंभ हुआ था, एक चीन के साथ और दूसरा श्रीलंका के साथ व्यापार, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट है कृषि। तो कृषि के आधार पर याद रखिएगा कृषि का व्यवस्था कैसे थी, तो याद रखिएगा इस समय का आर्थिक आधारता का मुख्य आधार कृषि हुआ करता था, याद रखिएगा। आर्थिक आधार कृषि हुआ करता था, ठीक है। आर्थिक आधार कृषि हुआ करता था। साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसमें
जो आपका अमर कोश है उसमें 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख है। ठीक है, भूमि के नाम होते हैं, तो 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है किसमें? अमर कोश में। बारह प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, मुख्य फसल याद रखिएगा, चावल और जौ जो है मुख्य फसल रहा करती थी इस समय में, चावल और जौ मुख्य फसल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मुद्रा में, देखिएगा अंतिम बिंदु आज का। तो याद रखिएगा मुद्रा के तौर पर जो है, याद रखिएगा इस समय में जो है 3 प्रकार के सिक्के चलते थे। कौन कौन से? सोने, चांदी और तांबा के सिक्के चलते थे इस समय में। सोने, चांदी और तांबा के सिक्के प्रचलित थे, याद रखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा सोने को क्या कहते थे हम लोग इस समय? दिनार कहते थे। ठीक है, चांदी को क्या कहते थे? रूपक। ठीक है, और तांबा को क्या कहते थे? बताइए जल्दी से। हाँ, पन्ना? नहीं, पन्ना तो नहीं था। हाँ, कौड़ी नहीं था, कौड़ी तो आधार है ना, वो तो बेसिक्स हो गए। देखिए सोना चांदी तो याद रहेगा, वो तो है ही, बहुत स्पेशियस होता है। ठीक है, तो जब ऐसा चीज़ होता है तो चीज़ें याद हो जाती हैं। किस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे ऐसे तो बहुत मुश्किल होगा, है ना। अगर हम ऐसे याद रखेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि गुप्तकालीन अगर तांबे के सिक्के को क्या कहते थे बोल दिया तो क्या करेंगे फिर? क्या मैंने नहीं बताया है? तो फिर क्यों याद नहीं होता है आप लोग को? देख लिए? अच्छा, आप तो आए ही नहीं थे, कैसे करेंगे? बहुत दुख है। जल्दी से बताइए, क्या क्या कहते थे? देखिए ये दो नाम ना तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, सोने और चांदी के नाम। पढ़े भी थे या नहीं पढ़े थे? हाँ, उसी को कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो जो तांबा है, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ कि जब आप चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो प्रथम के समय से ही पहली बार में जो है चांदी का स्टाइल आया। ठीक है, मतलब सिक्के आया, कॉइन्स आया। उसके बाद ही तांबा तो कॉमन था, तांबा के लिए तो है हर जगह पर ये चलेगा। ठीक है, क्योंकि सबसे कॉमन बात हम क्या पढ़ रहे हैं ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस वाली बात है कि सिक्के पर फोकस हुआ है, यानी पूरे भारत के लिए गुप्त काल को सिक्के के लिए जाना जाता है। और जब आप सिक्के के बारे में, भारत के गुप्त काल को सिक्के के बारे में नहीं जान पाएंगे तो कैसे मैनेज करेंगे? यानी आप सोचिए कि भारत के इतिहास को ना अगर आप बांटेंगे सिक्के के आधार पर, तो दो काल जो है अलग अलग, जैसे कि एक कुषाण का वंश हो गया, दूसरा गुप्त काल हो गया। तो कुषाण को समाप्त करके जो स्थापित हुआ वो कौन है? गुप्त है। आसपास है दोनों का, अगर इन दोनों को याद नहीं रख पाएंगे तो कैसे मैनेज करेंगे आप? ठीक है, तो गुप्त काल को सिक्के के लिए याद करना बहुत जरूरी, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त काल में चले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश में चले हैं। तो ये याद रखिएगा कि अगर आप इस समय को याद नहीं रख पाएंगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, तो देखिए जब आप सिक्कों के बारे में ध्यान रखेंगे तो सिक्का जो है ना सबसे ज़्यादा इस समय का जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि सिक्के चलते थे। और इस समय खरीदारी के लिए सबसे निम्न जो सिक्का हुआ करता था उसको कौड़ी कहते हैं। तो कौड़ी सबसे नीचे था, उसके ऊपर था तांबा, उसके बाद था फिर चांदी, और उसके बाद था आपका सोना। ठीक है, दिनार, याद रखिएगा। तो दिनार कहते थे उसको, और यही दिनार जो है आज कहीं और चलता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो सिक्के हैं उनका आधार आपको गुप्त काल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, 3 बातें इसके लिए जुड़ा है, याद रखिएगा। सबसे पहले जो है
सामान्य लोग खरीदी के लिए जो है किसका प्रयोग करेंगे, कौड़ियों का। याद रखिएगा इस समय जो है सामान्य लोग खरीदी के लिए कौड़ियों का प्रयोग करते थे। और इस समय याद रखिएगा चांदी के सिक्के जो है ना सबसे ज़्यादा इस समय में जो है, याद रखिएगा जो चांदी के सिक्के सबसे ज़्यादा चलाए गए थे वो चंद्रगुप्त के समय चलाए गए थे। और याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का जो समय है, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का समय है जिसने क्या किया था, शकों को हराया था। ठीक है, तो शकों को हराने के बाद जो है इसने चांदी के सिक्के चलाए थे और उसको नाम दिया रूपक। ठीक है, तो ये कहानी घटना जो है ना रूपक से संबंधित है। याद रखिएगा आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है किसको, चांदी के सिक्के को, रूपक को। ठीक है, तो याद रखिएगा जो सबसे कम सिक्के मिलते हैं वो किसके मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा तांबे के सिक्के सबसे कम मिलते थे इस समय में। सबसे ज़्यादा जो सिक्के मिलते हैं वो क्या है, सोने के, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस देश के साथ ये समय वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी, तो चीन के साथ चल रहा था हमारा। ठीक है, तो भारत में गुप्त काल के समय जो है चीन और भारत के मध्य जो है एक प्रकार से प्रणाली चल रही थी, याद रखिएगा, जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी। ठीक है, बार्टर सिस्टम, याद रखिएगा बार्टर सिस्टम जानते हैं आप सभी लोग, एक हाथ दो एक हाथ लो। ठीक है, तो 1 किलो किसी को सेव चाहिए तो 2 किलो टमाटर दो उसको। ठीक है, रेट बराबर हो जाए शायद, तो याद रखिएगा इस प्रकार से बार्टर सिस्टम चलता था, याद रखिएगा। ठीक है, इसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, चलिए इतना काफ़ी है, इतने को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा व्याघ्र शैली का सिक्का या व्याघ्र शैली से संबंधित सिक्का जो है किसने चलवाया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। तो कैसे मैनेज करेंगे अगर याद नहीं रहेगा तो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, संबंधित तीनों सिक्के का नाम याद रखिएगा, दिनार, रूपक, मासक। ठीक है, और उसी प्रकार याद रखना है आपको कि कौड़ी भी जो है चलता था, और इसलिए जो है तांबा और कौड़ी में जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है इस समय में कि कौड़ी को ही तांबा कहते थे क्या, या फिर तांबा कुछ अलग था। तो याद रखिएगा कि कौड़ी या तांबा जो है सबसे कम चलता था, इसलिए जो है ये ज़्यादा प्रचलित योग्यता में नहीं था। ठीक है, सामान्य व्यक्तियों के लिए, निम्न व्यक्तियों के लिए जो है इस समय मासक या कौड़ी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, बाकी लोग किस चीज़ से बना नहीं सकते, वो प्रकृति बना के देता था। ठीक है, कौड़ी आपने सुना है कि नहीं सुना है, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा, सुने। तो ये जो कौड़ी होता था, याद रखिएगा, सिप्पी देखा है आप लोगों ने, जिससे झालर वालर, एक समय था जब घर को सजाने के लिए जो है ना अधिकांशतः इस प्रकार के झालर का प्रयोग करते थे। ठीक है, मतलब पर्दे जैसा। तो ये जो कौड़ी हुआ करती थी एक कैल्शियम कार्बोनेट की खोल की आकृति का, ठीक है, जिसमें लोग कौड़ी खेल भी जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो वो एक प्रकार की सिप्पी जैसी आकृति होती थी उसका। ठीक है, और उसी का जो प्रयोग है मार्केट में चलता था। जैसे कि आप सोच सकते हैं, आप सोच रहे होंगे कि सर उसके बदले कौन क्या दे देता था। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं, एक समय था जब महुआ को बीन कर ला के ना लोग खाना खा लेते थे। ठीक है, महुआ बीन के लाए और उसके बदले जो है खाना मिल जा रहा है, तो वो समझिए उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। तो कौड़ियाँ तो बहुत महंगी चल रही है इसके, क्योंकि तभी तो पिताजी बोल पाते ना कि फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अगर ये कौड़ी इतना फेमस नहीं होता तो पिताजियों के लिए ये मुहावरे नहीं बने होते कि कौड़ी नहीं देंगे, है ना। तो दमड़ी, दमड़ी हुआ सुना होगा, इसके लिए भी चमड़ी दमड़ी, ये भी एक प्रकार का नापतोल का वो था, यानी यूनिट था, याद रखिएगा, कॉइन्स के तौर पर यूज़ होता था। जितने मुहावरे बने हैं ना सिक्कों पे, जितने पुराने सिक्के हमारे, ठीक है, सब पे मुहावरे बने हैं और सब कहीं ना कहीं फेमस थे एक समय पर। ठीक है, तो कौड़ी जो है बच गया है, वरना ये भी विलुप्त हो जाएगा एक समय आएगा, तो याद रखिएगा। तो ये सारे सिक्के थे, याद रखिएगा, गुप्त काल था ये आपका। गुप्त काल के बाद ध्यान रखिएगा कि इसके बाद जो है ना 3 वंश जो है बहुत ज़्यादा फेमस होंगे, कन्नौज के, ठीक है, उसके अलावा जो है आपके थानेश्वर के। इसके बाद जो है, क्योंकि गुप्त साम्राज्य समाप्त हो रहा है और उसके बाद जो है 3 राजवंशों का उदय होता है छोटे छोटे स्तर पर, और इस तरीके से जो है गुप्त वंश के समाप्ति के बाद 3 राजवंश का उदय होता है। कल हम पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, और उसके बाद आपका जो प्राचीन भारत का इतिहास है, उसका उत्तर भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा। फिर दक्षिण भारत के इतिहास में पहुंचेंगे, जिसमें चालुक्य वंश, बादामी के चालुक्य, ठीक है, प्रतापी के चालुक्य, इनके बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद जो है आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इसका।